नमस्कार, मैं अनीता दीक्षित आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बहुपद के अब दो टॉपिक जो है 10वीं के वो हमारे बचे हुए हैं। एक था बहुपद के मान और बहुपद के शून्यकों का संबंध। तो आज हम इस कक्षा में कोशिश करेंगे कि दोनों टॉपिक को हम अच्छे से समझ सके। तो आइए इस क्वेश्चन में आते हैं कि बहुपद के मान। तो यहाँ बहुपद में मैंने एक चीज नहीं लिखा है, वो है द्विघातीय बहुपद। पिछली कक्षा के डिस्कशन में मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी बहुपद में चर की अधिकतम घात जितनी होती है उसके उतने ही न्यूनतम गुणनखंड आप कर सकते हैं और उसके उतने ही शून्यक हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन आपका जो 10वीं का सिलेबस है सीजी बोर्ड का, उसमें जो है घात की जो बहुपद की अधिकतम घात 2 वाले ही प्रश्न शून्यकों का गुणनखंड शून्यकों को निकालने व उसमें संबंधों के लिए पूछा जाता है। तो हम केवल घात 2 वाले ही द्विघातीय बहुपद के ही प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे कि शून्यक क्या है और शून्यकों का मान किस प्रकार से होता है। तो शून्य सबसे पहले हम आते हैं कि शून्यक, जैसा कि नाम से समझ में आता, शून्यक मतलब जिसके लिए शून्य हो। मतलब क्या कि कोई भी बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c, ये ax का वर्ग धन bx धन c मैंने क्यों लिया, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये जो है क्या है, मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघातीय बहुपद का, जिसमें अधिकतम घात आपकी 2 है। a b c आप कोई भी अचर पद हो सकता है, 0 से लेके आपकी अनंत तक की कोई भी अंक हम उसमें ले सकते हैं। तो शून्य का अर्थ क्या है, शून्य इस बहुपद के बारे में अगर हम बात करें तो क्योंकि ये चर x का है इसलिए मैं x शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर चर y का होगा तो हम y के लिए वही उसी बात को कहेंगे, अगर z का होगा तो z के लिए। तो शून्य क्या होगा कि इस बहुपद मतलब इस द्विघातीय बहुपद के लिए शून्यक वह मान है, x का वह मान है जिसको इसमें रखने पर ये पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। मतलब x का वह मान जिसे इस बहुपद पे रखने पर हमें पूरा का पूरा मान 0 मिलता है, शून्य मिलता है, तो उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो x के ऐसे कितने मान मिल सकते हैं किसी बहुपद के लिए कि जिससे पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए, क्योंकि यह द्विघातीय बहुपद है और द्विघातीय बहुपद में हम जानते हैं कि चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो इसका अर्थ है कि इस बहुपद को अगर हल किया जाएगा तो हमको 2 जो है ऐसे x के मान मिलेंगे जिनको रखने पे पूरा का पूरा समीकरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वो आपका बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आप देखेंगे दो प्रकार के ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला कि x का कोई भी मान दे दिया, y का कोई भी मान दे दिया और बहुपद दे दिया और बोला कि क्या ये शून्यक है। दूसरा ये होता है कि हाँ शून्यक अगर आप कोई भी बहुपद दे दिया और बोले कि इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन कर लेते हैं। तो पहले हम चेक करने वाला कर लेते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है कि क्या x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का एक शून्यक x बराबर ऋण 1 है। तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए सबसे पहले कि शून्यक कब होगा, जब x का मान उसमें रखने पर पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए। अगर 0 हो रहा है तो शून्यक है, 0 नहीं हो रहा है तो शून्यक नहीं है। तो चलिए हल करके देख लेते हैं। यहाँ पहले में यहाँ बहुपद क्या दिया हुआ है आपके पास, f ऑफ fx नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मान संकेत के रूप में हम मान सकते हैं। x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4 दिया है। जांच किसके लिए करना है, x बराबर ऋण 1। तो हम क्या करेंगे, x बराबर ऋण 1 के मान को इस बहुपद में रख के देखेंगे। तो x बराबर ऋण 1, यहाँ बहुपद इस पे x बराबर ऋण 1 रखने पर, अब रख के देखते हैं। x का वर्ग मतलब ऋण 1 का वर्ग, ऋण 3x की जगह फिर ऋण 1 और ये आपका ऋण 4। हल करिए। ऋण 1 का वर्ग मतलब ऋण 1 गुणित ऋण 1, 1 एकम 1, ऋण और ऋण का गुणा धन, मतलब हमारे पास धन 1 आ गया। ऋण 3 गुणित ऋण 1, ऋण का गुणा धन, 3 एकम 3, ये ऋण 4। अब धन धन वाले आपस में जुड़ेंगे, ऋण वाले आपस में, 3 और 1 4, ये ऋण 4 अकेला था। अब ये 2 ही अकेले बचे तो 4 में से 4 घटा 0। तो x बराबर ऋण 1 रखने पर ये जो दिया गया बहुपद है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये बहुपद का मान क्या आया, शून्य आया। तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर ऋण 1 इस बहुपद का एक शून्यक है।
मैंने खाली एक क्यों बोला, क्योंकि इसके और एक शून्य प्राप्त हो सकते हैं, तो क्योंकि ये द्विघातीय बहुपद है। लेकिन यहाँ पे एक के लिए ही चेक करने बोला था, हमने चेक किया तो हमको क्या मिला कि x बराबर ऋण 1 रखने पे पूरे के पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। इसका अर्थात x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4 का एक शून्यक x बराबर ऋण 1 होगा। इस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा शून्यक है या नहीं। आप सीधा मान रखेंगे और चेक कर लेंगे, 0 आया तो शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे किस बारे में, शून्यकों के योगफल और गुणनफल को किस प्रकार निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, हम थोड़ा सा संकेत में जाएंगे कि शून्यकों को हम किस संकेत से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, या पहले या अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले इस चीज को रिकॉल किया है कि अगर कोई बहुपद ax वर्ग धन bx धन c, मैं बार बार इसको क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं द्विघाती बहुपद की बात कर रही हूँ और इसका मानक रूप ये है। अगर ये कोई बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, मैंने अभी बोला है कि अगर अधिकतम घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे। तो मान लेती हूँ कि पहले शून्य को मैं किसी संकेत अल्फा से दर्शाए, जैसे हम किसी का नाम रखते हैं उसी तरह शून्यकों को मैंने मान लिया कि पहले शून्यकों को मैं अल्फा मान लेती हूँ, दूसरे शून्यकों को बीटा। अब अल्फा और बीटा ही क्यों, संकेत के रूप में हमें कुछ ऐसा निशान चाहिए जो कि हम सवाल में ज्यादा प्रयोग में ना लाए जाते हो। तो आप देखोगे अल्फा और बीटा जो है आपकी गणित की किताब में, क्योंकि ये ग्रीक लेटर है और ग्रीक लेटर का प्रयोग जनरली मूल शून्यकों को दिखाने के लिए किया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ एक अल्फा और बीटा, आपकी किताब में भी इसी का प्रयोग किया हुआ है और जनरली इसी संकेत का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने ये लिखा। अगर आपको अल्फा और बीटा करने की इच्छा नहीं है संकेत में प्रदर्शित, तो आप पहला मूल और दूसरा मूल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे इसको हल करने पे 2 मूल मिलते हैं, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा। तो मूलों का योग मैं किस प्रकार से लिख सकती हूँ, मूलों का योग, सॉरी मूल मैंने बोल दिया, ये यहाँ मूल नहीं होगा, एक्चुअली मूल समीकरण में होता है, यहाँ पे शून्यक है। तो मानते हैं कि अल्फा जो है एक शून्यक है, बीटा जो है दूसरा शून्यक है। तो शून्य का क्या होगा आपका, शून्यक का योग, शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का योग। उसके बाद एक होगा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणित बीटा। तो किसी प्रश्न में क्या शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने का कोई ऐसा ट्रिक है कि कोई मान लीजिए बहुपद हमारे पास है, उसको बिना हल किए बिना शून्यक निकाले क्या हम केवल बहुपद को देखकर शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। जैसा कि दूसरा प्रश्न है कि बहुपद 4x का वर्ग धन 4 करनी 3x धन 3 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक तरीका तो ये है कि हम पूरे बहुपद को गुणनखंड विधि से हल करें, उसका गुणनखंडन करें, गुणनखंड निकालें, उसको शून्य के बराबर करें, वहां से हम उसके दोनों शून्यकों को निकालें, उसके बाद दोनों को जोड़ें और दोनों को गुणा करें। लेकिन अगर प्रश्न केवल 3 नंबर का या ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर का आ रहा है तो हम क्या उतना लंबा प्रोसेस करेंगे, तो हमारे पास इतना समय बचेगा नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग मेथड है। अलग मेथड क्या बोले, हम एक सूत्र मान सकते हैं कि हम फॉर्मूला के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सके। तो देखिए क्या कर सकते हैं, ax का वर्ग धन bx धन c अगर कोई बहुपद है, इसके 2 शून्यक अगर अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग बराबर होता है ऋण b बटे a और शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे a। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हो कि अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण x का गुणांक बटे x के वर्ग का गुणांक। तो x का गुणांक क्या होगा b, x के वर्ग का गुणांक क्या होगा a, तो आपको सूत्र मिलता है ऋण b बटे a। उसके बाद गुणा में जब हम आएंगे तो ये होता है x अचर पद बटे आपका आता है x के वर्ग का गुणांक। तो अचर पद हमारे पास क्या है c ये, और x के वर्ग का गुणांक क्या है a, तो c बटे a। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की वजह हम सीधा उसको फॉर्मूला में शॉर्टकट में लर्न कर सकते हैं ताकि हमारे दिमाग में रहे। आप चाहे तो पूरा डिटेल में लिखेंगे तो और अच्छी बात है। अल्फा धन बीटा शून्यकों का योग बराबर ऋण b बटे a, अल्फा गुणित बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यही सेम टर्म्स आपके वर्ग समीकरण वाला जो चौथा नंबर का चैप्टर है उसमें दोबारा आएगा। सारी चीजें वैसे ही है, यहाँ शून्य की बात करते हैं, वहां मूल की बात करते हैं, क्योंकि वहां हमारे पास समीकरण होते हैं, यहाँ पे बहुपद होता है। तो वहां पे सूत्र में लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा, मानक रूप आपका यही होगा। वहां पे बस हम बराबर 0 करेंगे, जब हम करेंगे तब आपको मैं और डिटेल में बताऊंगी।
वहां पे बराबर में 0 करके एक समीकरण यही मिलता है, वर्ग समीकरण। फिर उसमें मूल को भी हम संकेत में अल्फा बीटा ही दर्शाते हैं, दोनों के योग को भी हम अल्फा धन बीटा ही करते हैं। सूत्र भी आपका यही होता है, ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक होता है, मतलब अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a ही मिलता है, और अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a ही मिलता है। तो कभी प्रश्न शून्यकों से रिलेटेड पूछे जाते हैं, कभी मूल से। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको शून्य आते हैं तो मूल डेफिनेटली आएंगे, तो इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से समझिए। चलिए हम इस क्वेश्चन में जाते हैं जो हमने लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में दिया गया बहुपद, क्या है भैया दिया गया बहुपद 4x का वर्ग धन 4 करनी 3x धन 3 है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि तुलना हम मानक बहुपद से करेंगे, ax का वर्ग धन bx धन c से करने पर। तुलना करने का मतलब क्या है, x के वर्ग में जो गुणा में होगा वो a होगा, तो यहाँ पे x के गुणा में क्या है 4x के वर्ग के गुणा में, b बराबर x के गुणांक में क्या है 4 करनी 3, और c बराबर अचर पद खाली क्या है 3। तो अब हमको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। प्रश्न क्या है, शून्यकों का योग। तो सीधा लिख लीजिए भाई, शून्यकों का योग। तो आपको पता है अल्फा धन बीटा, पहला शून्य माना कि अल्फा, दूसरा शून्य बीटा। तो सूत्र क्या होता है, ऋण b बटे a, ऋण का ऋण, b का मान कितना है 4 करनी 3, और a का मान कितना है 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, आपके पास बचा ऋण 3। तो इसका मतलब क्या है, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर आपको मिलेगा ऋण करनी 3। तो शून्यकों का योग गुणनफल आप बचा है आपके पास, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर। तो अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या लिखा है हमने सूत्र में, c बटे a। c का मान क्या है 3, a का मान क्या है 4, 3 बटे 4। तो अल्फा गुणित बीटा बराबर आपको क्या मिल गया 3 बटे 4। तो सवाल समझ में आ गया होगा कि बहुपद दिया हुआ था, इसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना था। तो हमने सबसे पहले बहुपद को मानक रूप से उसकी तुलना करी, तुलना करके हमने a बराबर b बराबर c बराबर मान निकाला। उसके बाद बहुपदों का योग, तो बहुपदों के योग के लिए मैंने आपको सीधा बताया कि आपके पास एक सूत्र है ऋण b बटे a, और उसके बाद फिर बहुपदों शून्यकों के योग के लिए आपके पास सीधा सूत्र है ऋण b बटे a, और शून्यकों के गुणनफल के लिए सीधा सूत्र है c बटे a। आपके पास a b c तीनों का मान था, हमने यहाँ पे b का मान रखा, a का मान रखा, जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया, जो बचा उसको लिख दिया। c का मान हमारे पास था, a का मान हमारे पास था, हमने मान रखा, और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।